Hello everyone. Welcome to the new session of Structural Organization in Animals and Cell the Unit of Life. तो आज इन दो चैप्टर्स से हम जो है PYQs क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ कुछ जो चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी हम यहाँ पर थोड़ा सा समराइज करेंगे. Okay, so today's session we are going to cover up the structural organization in animals and the cell, the unit of life. Okay, and we will discuss some PYQ based questions which has been came in the previous year NEET examination, right? And also we will have some you can say discuss about some important points, okay, for the both the chapters, right? So let us start the session. The Indian bullfrog. Okay, the Indian bullfrog names Rana tigrina. Okay, this is the name, scientific name of Indian bullfrog, and it is common frog that is found in India. It is also known as common frog, and its scientific name is Rana tigrina. Body is covered by skin. Okay, so it is having a skin. Okay, that is the dermal skin, and you can see a lot of mucus gland that is present at the surface of the skin, which is highly vascularized. Okay, lot of vascular, right, means blood capillaries are there in the skin, which helps in respiration in water on land. So when the frog is on the land, okay, so this mucus gland secrete lot of water, okay, and that helps them to respiration when it is in the estivation, also at the time of estivation also. So it can respire in water, through skin, and through lungs on land. So when it is on the land, it respire with the help of lungs, and when it is when it is present in the water, this skin, okay, it is highly vascularized, so it helps to take the oxygen which is dissolved in the blood, in the water, not blood, in the water. So इंडियन बुल फ्रॉग का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? राना टिग्रीना है, और ये जो है वो कॉमन फ्रॉग के नेम से भी इंडिया में जाना जाता है ना. इसका साइंटिफिक नेम है राना टिग्रीना. इसकी जो फ्रॉग की स्किन होती है ना, वो जो बॉडी होती है वो कवर्ड होती है स्किन से. तो एवरीवेयर है ना, उसकी बॉडी पे आप पूरी जगह पर जो है वो स्किन देख सकते हैं, और इनकी बॉडी पे आपको म्यूकस ग्लैंड भी देखने को मिलेगा. जो स्किन है, कहीं कहीं पर आपको म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं इनके स्किन के ऊपर, जो कि हाईली वेस्कुलराइज्ड होती है एंड हेल्प्स इन रेस्पिरेशन इन वाटर एंड ऑन लैंड बोथ. कई बार क्या होता है कि ये जो फ्रॉग होता है ना, ये वाटर में होता है, तो वहां पर जो है स्किन जो होती है वो रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, ठीक है, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करती है. लेकिन जब यही लैंड पर होता है, फ्रॉग जब लैंड पर होता है, तो उसके पास लंग्स है एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, तो वो वहां से लंग्स की हेल्प से जो है वो एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन प्रोसेस को करता है, यानी ब्रीदिंग प्रोसेस को करता है. लंग्स वहां पर हेल्प कर रहे होते हैं. लेकिन जब वो वाटर में होता है तो स्किन के थ्रू जो हो वो ऑक्सीजन को, जो डिजोल्व वाटर में ऑक्सीजन है ना, उससे जो है वो ऑक्सीजन को ले सकता है. लेकिन अब यहीं पर बात आती है कि जब वो ना हाइबरनेट कर रहे हो, विंटर सीजन में आपको फ्रॉग नहीं देखने को मिलते होंगे. देखने को मिलते हैं? नहीं. ज्यादातर ये फ्रॉग जो है ना रेनी सीजन में काफी एक्टिव होते हैं, क्योंकि इनको एक तो देखिए वाटर की जरूरत होती है ना, रेनी सीजन में काफी एक्टिव हो जाते हैं. और वाटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इनके रिप्रोडक्शन के लिए. जब हम रिप्रोडक्शन अभी डिस्कस करेंगे तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि क्यों जो है रिप्रोडक्शन के लिए वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसीलिए ये ज्यादा एक्टिव होते हैं आपके रेनी सीजन में. बहरहाल मैं हाइबरनेशन की बात कर रहा था, तो हाइबरनेट ये विंटर सीजन में करते हैं ना, क्योंकि विंटर सीजन बहुत ही टेम्परेचर लो हो जाता है और उस टाइम इनकी एक्टिविटी बहुत मिनिमाइज हो जाती है. ये अपनी एक्टिविटी को मिनिमाइज कर देते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बिल्कुल लो डाउन हो जाती है, और उस टाइम जो स्टोर्ड फूड मटेरियल है, फैट, वसा है ना, इनके बॉडी में आप देखेंगे कि लंग्स के ऊपर जो है ना फैट ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं. तो ये ग्लैंड्स जो होते हैं स्टोर्ड फूड मटेरियल रखते हैं, और उसी से इन एडवर्स कंडीशन में
जब ये हाइबरनेट कर रहे होते हैं तो उस समय ये इससे फूड जो है वो अपना वापस ले सकते हैं। लेकिन उस समय क्या होता है कि इनकी जो स्किन होती है वो जो है वो म्यूकस ग्लैंड्स जो होती है वाटर रिलीज करती है थोड़ा थोड़ा, है ना, म्यूकस सब्सटेंस रिलीज करती है, जिसको हम श्लेष्मा ग्रंथि भी हिंदी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्लेष्मा ग्रंथि, है ना। तो ये श्लेष्म यानी कि म्यूकस को रिलीज करती है। अब जब म्यूकस हो जाता है इनके स्किन के ऊपर ना, तो एयर से वो थोड़ी बहुत ऑक्सीजन जो होती है वो ले लेती है, और वो ऑक्सीजन फिर इनके बॉडी में जो है स्किन के नीचे जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनमें ब्लड है तो वो ब्लड में डिसॉल्व हो जाती हैं। और चूंकि इन्होंने अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इस समय बहुत कम कर दी है, तो थोड़ी ऑक्सीजन से भी इनका जो रेस्पिरेशन का काम होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन का एग्जैक्टली वो काम इनका चल जाता है। ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज्ड विथ सिंगल सर्कुलेशन। तो यहां पर जो है सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो क्लोज टाइप होता है, कहीं पे भी सर्कुलेशन जो होता है ना वो ओपन टाइप नहीं होता, है ना, और सिंगल सर्कुलेशन इसमें पाया जाता है। आरबीसी आर न्यूक्लिएटेड, ये इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। इनके आप आरबीसी को देखेंगे तो उसके सेंटर में यहां पर आपको न्यूक्लियस मिलेगा, और वहीं आप ह्यूमन की आरबीसी देखेंगे तो ये जो है डिप्रेशन इस तरीके से दिखाई देते हैं ना, बाई कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर, है ना, ये ऐसा दिखता है। लेकिन यहां पे कोई न्यूक्लियस नहीं होता, नो न्यूक्लियस इन केस ऑफ ह्यूमन आरबीसी। जबकि आप फ्रॉग के आरबीसी को देखेंगे तो आपको यहां पर न्यूक्लिएटेड दिखाई देगा। नर्वस सिस्टम इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेंट्रल, पेरिफेरल एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, है ना। तो इनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो डिवाइड होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसमें कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मेन पार्ट होते हैं, और इनसे फिर जो है नर्व्स निकलती हैं, है ना, दोनों तरफ, बॉडी के दोनों तरफ नर्व्स निकलती हैं जो कि इनका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती है। इसके साथ साथ इनमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी होता है। अब हम बात करेंगे ऑर्गन्स ऑफ द यूरिनोजेनाइटल सिस्टम्स आर किडनीज एंड यूरिनोजेनाइटल डक्ट्स विच ओपन इनटू क्लोएका। ये जो है ना इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट, फ्रॉग के केस में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट है। यूरिनोजेनाइटल सिस्टम यानी कि यूरिन वाला सिस्टम और जेनाइटल वाला सिस्टम दोनों कंबाइन होता है। कैसे, अभी हम देखेंगे। किडनी एंड यूरिनोजेनाइटल जो डक्ट्स होते हैं ना वो कॉमन होते हैं, यानी कि जिससे यूरिन को डिस्चार्ज किया जाएगा, है ना, उसी डक्ट मतलब ट्यूब, उसी ट्यूब से जो है वो स्पर्म को भी रिलीज किया जाएगा मेल के केस में। ठीक है। और ये जो ओपन होते हैं ये एक ओपनिंग में ओपन होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्लोएका, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोएका ओपनिंग होती है। ठीक है। और ये जो है क्लोएका से जो स्पर्म रिलीज होते हैं वो किसके ऊपर रिलीज कर दिए जाते हैं? फीमेल जो एग रिलीज करते हैं ना, उसी जो जहां पर एग रिलीज किया है उसी के ऊपर ये स्पर्म को है वो रिलीज कर देते हैं, और फर्टिलाइजेशन वहां पर एक्सटर्नली होता है फ्रॉग के केस में। ठीक है। Okay, the circulatory system is closed and single circulation. So in the case of frog, you will find the circulatory system is closed type. Means it is the blood is circulated via capillaries. There are arteries to take blood from heart to different organs, and there are veins that collect the carboxy. Carbon dioxide dissolved hemoglobin blood, okay, that is transported back to the heart via veins. Okay, so this is a closed type of circulatory system. And RBC, here you see nucleated. RBCs are nucleated. You can see a proper nucleus in the case of RBC, whereas in the case of humans there is no nucleus in the RBC. Okay, the RBC of human are devoid of any nucleus. So this is the main difference between the nucleus of, or you can say the RBC of frog and human, right? Next point is the nervous system is organized into the central, peripheral and autonomic nervous system. So in the case of central nervous system, they are having specific brain and connected with the tube-like structure which is called as spinal cord. Okay, now they are having from these brain and spinal cord,
nerves originate and that leads to the different organs of the body. Okay, from head also, from the head region, that is the brain, different nerves comes and join to the respective organs. And from these spinal cord also, different nerves originate and leads to the different organ which is present in the abdominal region. So that forms a peripheral nervous system, and they are having the specific autonomic nervous system too. The organs of urinogenital systems are kidney and urinogenital duct, which open into a cloaca. Now they are having a common opening for discharge of urine as well as sperm. Okay, they are having the common duct. Duct means tube like structure, and that open to cloaca. That opens to cloaca. Right? The male reproductive organ is a pair of testes. Now, in the case of a male frog, they are having a pair of testes. The female reproductive organ is a pair of ovaries. In the case of female frog, you can see a pair of ovaries they are having. The female lay 2,500 to 3,000 ova at a time. So at a time they release a jelly like substance, and you can see in this jelly like substance 2,500 to 3,000 egg like this. Okay, and at that time when they release egg, the male release sperm, okay, from the cloaca on this jelly like substance which is having lots of ova. The fertilization and development is external. So we see here when the sperm is released outside from the body of the male frog on this jelly like substance which is having the numerous egg. So it shows that their fertilization process is taking external to their body. And the development also, after the fertilization, what will happen? The fertilized egg, that is called as zygote, okay, that undergo development and form a tadpole. That is the larval stage, and tadpole slowly shows the development and changes to the adult frog. So we can say here that is that external, the fertilization is also external, and the development of the young one is also external. The egg hatches into tadpole. Okay, so when the fertilization is there, okay, fertilized egg hatches into tadpole, that is the larval stage, which metamorphose into frog. This is the process of metamorphosis, means changing of the larval stage to the adult stage. That is called metamorphosis. And here in the case of frog, the larval stage is called as tadpoles. And what is the respiratory organ in the case of tadpole? Tadpoles are having gills for the respiration. Whereas in the case of adult frog, what is the main respiratory organ? Lungs. That you have to keep in mind. Okay. Okay. Now coming to the important part of the session, that is NEET PYQ. So we will discuss some of the questions from both the chapters. So starting with the structural organization in animals. So first question, select the correct route for the passage of sperm in male organ. Okay, so we are asking the correct route of passage of sperm. So sperm gets synthesized in the testes, and what is passage? Okay, so you have to opt the correct option from here. First option, testes, then vas efferentia, then kidney, then seminal vesicles, urinogenital tract, then cloaca. B option, testes, vas efferentia, Bidder's canals, ureter, cloaca. C option, testes, vas efferentia, kidney, Bidder canals, urinogenital duct, and cloaca. And D option, testes, Bidder's canal, kidney, vas efferentia, urinogenital duct, and cloaca. So I'm just giving you some time. Go through the options and opt the correct answer. है ना? So यहाँ पर एक रूट दिया गया है पैसेज ऑफ स्पर्म का, कि जब मेल
फ्रॉग में जो है स्पर्म जब बन जाता है तो उसका पैसेज क्या होता है, करेक्ट पैसेज मूव करने का। तो टेस्टिस में तो बन गया, लेकिन फिर वो वहां कहां जाता है, वो वास एफरेंशिया में जाता है, वो किडनी में जाता है, वो सेमिनल वेसिकल में मूव करता है, वो यूरिनोजेनिटल डक्ट में जाता है, फिर वो क्लोइका में जाता है। इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन यहां पर सिलेक्ट करना है, राइट। सो कौन यहां पर बताएगा? ओके, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। एनीवन? I can't see anyone message that's coming out. You can give it in the chat box. So I am discussing this question now. If you see the testes, okay, where it is present above the kidney like this. Okay. Now from the testes, what happened? A tube-like structure originate that is called as vas efferentia. Okay, vas efferentia. This is vas efferentia. Okay, Asmita has said C. One of the child has given the correct answer or incorrect. We will see by discussing this. Okay, so here this is the testes, and from testes you can see vas efferentia here. ठीक है, वास एफरेंशिया से जो है यहां पर जो है ये आता है, ये जो ऑर्गन है ये क्या है? किडनी। किडनी, और फिर किडनी से ना आप इस तरीके से जो है ऐसे जो है इसके ऊपर एक कैनाल जैसा स्ट्रक्चर देखते हैं जिसको हम बोलते हैं बिडर्स कैनाल। बिडर्स कैनाल, ठीक है। सो सबसे पहले आपने क्या देखा? टेस्टिस, देन उसके बाद देखा वास एफरेंशिया। वास एफरेंशिया एंटर करता है किडनी, और किडनी से फिर आपको ना ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जाल जैसा यहाँ पे बना होता है जिसको हम बोलते हैं बिडर्स कैनाल, है ना। एक्चुअली यहाँ पर रेटी टेस्टिस भी होता है, टेस्टिस से रेटी टेस्टिस होता है और फिर वो ज्वाइन करता है वास एफरेंशिया, पर यहाँ पर कोई ऑप्शन ऐसा दिया नहीं है। फिर बिडर्स कैनाल बनते हैं, और बिडर कैनाल जो यूनाइट होकर जो है ना यूरिनोजेनाइटल डक्ट बनाते हैं। ये बन गया यूरोजेनाइटल डक्ट। और फिर लास्ट में यहां पर ये जो ओपन होता है, ये ओपन होता है क्लोइका के फॉर्म में। सो यहां पर देखिए टेस्टिस है, वास एफरेंशिया है, किडनी है, सेमिनल वेसिकल आ गया। सो ये तो नहीं हो सकता। बी ऑप्शन टेस्टिस, वास एफरेंशिया, बिडर्स कैनाल, यूरेटर आ गया, क्लोइका आ गया। ये भी नहीं हो सकता। टेस्टिस, वास एफरेंशिया, किडनी, बिडर्स कैनाल, यूरिनोजेनाइटल डक्ट, क्लोइका। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सी वाला जो है मुझे सही लग रहा है। डी वाला भी देख लेते हैं। टेस्टिस है, बिडर्स कैनाल है, किडनी है, वास एफरेंशिया, यूरिनोजेनाइटल, क्लोइका। ये यहां पर सीक्वेंस गलत है, बिडर्स कैनाल पहले दे दिया है और किडनी बाद में दे दिया है। सो यहां पर सी ऑप्शन ही सही है। सो अस्मिता ने सही बताया, टेस्टिस, वास एफरेंशिया, किडनी, बिडर्स कैनाल, यूरोजेनाइटल डक्ट और क्लोइका। सो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्पर्म्स इन मेल फ्रॉग ट्रैवल फ्रॉम द टेस्टिस थ्रू अ वासा एफरेंशिया एंड एंटर्स द किडनी, है ना। सो टेस्टिस से स्पर्म निकलते हैं, वास एफरेंशिया एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एंटर करता है किडनी में बाय पासिंग द बिडर कैनाल, और फिर किडनी से ये जाता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पूरा जो है ना किडनी के ऊपर आप देख सकते हैं फिगर में बिडर्स कैनाल। अगर आप एनसीईआरटी की बुक देखेंगे तो वहां पे फिगर जो बना हुआ उसमें आपको बिडर्स कैनाल दिख जाएगा। बिडर्स कैनाल होता है एंड देन थ्रू द यूरेटर, है ना, और फिर इसी यूरेटर को हम क्या बोलते हैं? यूरोजेनाइटल डक्ट। एंड फाइनली एग्जिट द बॉडी वाया क्लोइका, और फिर बॉडी से ये बाहर निकलता है क्लोइका के फॉर्म में, क्लोइका ओपनिंग जो होती है उससे। सो दिस पाथवे रिफ्लेक्ट द यूनिक रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग्स डिफरिंग फ्रॉम दैट ऑफ द मैमल्स, है ना। ये दोनों जो है रिप्रोडक्टिव जो है एनाटॉमी जो है वो आप फ्रॉग में देख सकते हैं यहां पर, जो कि मैमल से काफी डिफरेंट है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रॉग्स हार्ट when taken out of the body continues to beat for some time. Select the best option from the following statement.
फ्रॉग के हार्ट को अगर आप कट करके बाहर निकाल देते हैं उसकी बॉडी से, तब भी वो थोड़े टाइम तक जो है ना बीट करता है। फ्रॉग जो हार्ट निकला हुआ है वो भी बीट करता है। क्यों करता है? ऑप्शन ए, फ्रॉग इज अ पोइकिलोथर्म। बी, फ्रॉग डज नॉट हैव एनी कॉर्नरी सर्कुलेशन। सी, हार्ट इज मायोजेनिक इन नेचर। एंड डी, हार्ट इज ऑटो एक्साइटेबल। क्या होगा इसका आंसर? कोई बताएगा मुझे? चैट बॉक्स में आप लिखिए करेक्ट आंसर इसका। सो अश्मिता ने बोला है सी। और कोई? देखिए, फ्रॉग इज अ पोइकिलोथर्म्स। फ्रॉग डज नॉट हैव एनी कॉर्नरी सर्कुलेशन, है ना। और हार्ट इज अ, सी आपने भी बताया है, सी रुपिंदर ने भी। एंड हार्ट इज मायोजेनिक इन नेचर, हार्ट इज ऑटो एक्साइटेबल, खुद से ही एक्साइट हो रहा है? सो हार्ट जो है ना वो मायोजेनिक इन नेचर है। मायोजेनिक का मतलब क्या होता है ना। ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, ओनली डी, बोथ ए एंड बी, ओनली सी, या फिर सी एंड डी, है ना। सो मेरे हिसाब से ओनली सी होना चाहिए। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। यस, करेक्ट आंसर इज ओनली सी, हार्ट इज मायोजेनिक इन नेचर। क्योंकि हार्ट जो होता है, मायोजेनिक हार्ट वो होते हैं कि ये खुद से जो है इसको एक्साइटेशन होने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने के लिए ना, खुद से ही जो है ये अपने आप को ये जो है वो ऑटो एक्साइट कर सकते हैं। सो आप देखिए, द फ्रॉग हार्ट कंटिन्यूज टू बीट outside the body because it is myogenic, meaning the signal for the heart to beat originate within the heart muscles itself. हार्ट के मसल्स में खुद से ही जो है वो सिग्नल ओरिजिनेट हो जाते हैं एंड अलाउइंग इट टू कंटिन्यू बीटिंग इवन व्हेन रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। सो बॉडी से अगर आप हार्ट को बाहर निकाल भी देते हैं तब भी हार्ट की जो वॉल है वो सिग्नल बनाती है ना। सो उससे क्या होता है कि ये हार्ट जो है वो स्वतः जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना शुरू कर देता है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रॉग डिफर फ्रॉम ह्यूमन इन पोजेसिंग। फ्रॉग जो है वो ह्यूमन से डिफर करता है, किस लिए, किस वजह से डिफर करता है? हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, पेयर्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर की वजह से, बी ऑप्शन है। सी, न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल्स। डी, थायराइड एज वेल एज पैराथायराइड। क्या दोनों में डिफरेंस हमें देखने को मिलता है? फ्रॉग्स डिफर फ्रॉम ह्यूमन इन पोजेसिंग हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, पेयर्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स, न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल्स, थायराइड एज वेल एज पैराथायराइड। एनीवन? दिस इज आई थिंक वेरी इजी क्वेश्चन। रुपिंदर, अश्मिता, अर्शदीप, आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? फ्रॉग्स डिफर फ्रॉम ह्यूमन इन पोजेसिंग। सी एंड डी आप लग रहा है पिछले वाले क्वेश्चन का बता रहे हैं, मायोजेनिक है। अस्मिता इज सेइंग सी, न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल्स। ओके, एनीवन? चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम ये जान लेते हैं क्या होता है। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम होता है कि वेन्स जब होती है जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से, रुपिंदर ने भी बोला है सी, डाइजेस्टिव सिस्टम से जो है रुपिंदर न्यूक्लिएट, स्माइल, संधु सी। ओके, ठीक है, पहला वाला समझते हैं। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम होता क्या है? हिपैटिक पोर्टल सिस्टम होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम से बहुत सारी वेन्स जब निकलती हैं तो वो चली जाती हैं लिवर में, तो वो हमारा ये पोर्टल सिस्टम बन जाता है ना। सो पोर्टल सिस्टम उसी को कहते हैं कि अगर कहीं से वेन्स जो है वो एक ऑर्गन से निकलकर दूसरे ऑर्गन में जा रही है तो ये हमारा पोर्टल सिस्टम बनता है। ठीक है ना। सो तीन तरह के पोर्टल सिस्टम हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, रीनल पोर्टल सिस्टम, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, और ब्रेन में भी एक पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होता है। आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा, और वो एनसीईआरटी में भी मेंशन है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम आपके फ्रॉग में भी देखने को मिलता है और जो है आपके ह्यूमंस में भी देखने को मिलता है, यानी मैमल्स में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। पेयर्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर, हमारा जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है ना, उसको आपको ऐसे दो पार्ट में ऐसे डिवाइड होता हुआ देख सकते हैं।
है ना, बीच में एक जो है वो सूचर दिखाई देता है। सो ये आपको जो है फ्रॉग के केस में भी देखने को मिलेगा, ये आपको जो है ह्यूमन के केस में भी देखने को मिलेगा, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल्स, फ्रॉग के केस में जो है आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, जबकि ह्यूमंस के केस में जो आरबीसी होती है उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ठीक है, थायराइड एज वेल एज पैराथायराइड, ये दोनों जो है वो हार्मोन सिक्रीटिंग ग्लैंड्स हैं जो कि दोनों में प्रेजेंट होते हैं, फ्रॉग्स में भी और ह्यूमन में भी। तो इस सी ऑप्शन जो है ये इसका करेक्ट है। आप सभी ने सही बताया है, न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल्स, ये सही है। फ्रॉग्स हैव न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल्स अनलाइक ह्यूमंस हैव whose red blood cells lose their nucleus upon maturation, है ना। सो इसके रेड ब्लड सेल जो है मैच्योर जब होते हैं तो उसमें आपको जो है न्यूक्लियस ह्यूमन के केस में नहीं देखने को मिलता है। एंड दिस इज अ की डिफरेंस बिटवीन द टू, दैट इज द फ्रॉग एंड ह्यूमन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन इन फ्रॉग टेक्स प्लेस बाय एंडोऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, एक्सोऑस्मोसिस। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आज की समरी अगर आपने पढ़ी होगी तो उसी से यहां पर जो है ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा, है ना। चलिए फटाफट इसको बताइए। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, है ना, क्यूटेनियस त्वची श्वसन, त्वचा के द्वारा, स्किन के द्वारा श्वसन होता है। तो वहां पर जो है रेस्पिरेशन किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा होता है? एंडोऑस्मोसिस के थ्रू हो रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू हो रहा है, डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है, या फिर एक्सोऑस्मोसिस के थ्रू हो रहा है? चैट बॉक्स में आप इसका आंसर लिख सकते हैं। एनीवन? एंडोऑस्मोसिस क्या होती है? कोई भी चीज को जो है ना अंदर लेना, पाया ऑस्मोसिस, वो है एंडोऑस्मोसिस। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? एनर्जी खर्च कर कर किसी को अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, है ना, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन मूव नहीं कर सकता कोई पार्टिकल, लेकिन हम एनर्जी को खर्च करके उसको लो टू हाई मूव करा रहे हैं। सो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ। डिफ्यूजन प्रोसेस, है ना, यहां पर जो गैस होती है रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन में डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू जो होती है वो मूव करती है अंदर, ठीक है। और एक्सोऑस्मोसिस, कोई भी चीज बाहर तो नहीं निकल रही है। सो ये तो बिल्कुल ही गलत है ना। सो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा डिफ्यूजन। इसका एक्सप्लेनेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन इन फ्रॉग्स टेक प्लेस बाय डिफ्यूजन विच अलाउज गैस एक्सचेंज ऑक्सीजन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट डायरेक्टली थ्रू द स्किन, राइट। सो जब हाइबरनेशन प्रोसेस में होता है फ्रॉग, तो उसके स्किन जो होती है वो त्वचा से ही श्वसन हो रहा होता है, त्वचा से ही गैसेस एक्सचेंज हो रहा होता है, राइट। सो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जो है वो फ्रॉग में जो है डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग एस्टिवेशन in frogs gaseous exchange take place through, so how does this estivation in frog gaseous exchange takes place through? Anaerobic respiration, stored oxygen, lungs, skin. So when the frog is doing estivation process, winter sleep, summer sleep is known as estivation and winter sleep is known as hibernation. So when it is doing the estivation, that is the summer sleep, the gaseous exchange take place through. चैट बॉक्स में बताइए आप इसके आंसर्स क्या होंगे। डी, ओके, स्किन के थ्रू, यस, ये करेक्ट आंसर है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन तो नहीं करता है ना। स्टोर्ड ऑक्सीजन, कोई ऑक्सीजन स्टोर करके भी वो नहीं रख सकता, है ना, तो ये भी इनकरेक्ट है। लंग्स जो है वो उस टाइम जो है वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को ना एकदम कम कर देता है फ्रॉग। लंग्स से भी श्वास लेने के लिए जो है लंग्स को जो है डायफ्राम को नीचे जाना होगा, है ना, रिब केज को ऊपर आना होगा, तो यहां पर भी तो एनर्जी खर्च करना पड़ेगा उसे। वो एनर्जी नहीं खर्च करना चाहता भाई इस समय,
वो सो रहा है, एस्टिवेशन कर रहा है ना। सो वहां पर वो है लंग्स से जो है वो श्वसन नहीं करता, स्किन को मॉइस्ट कर लेता है म्यूकस सिक्रीट करके, और उसी से जो है वो अपना ऑक्सीजन जो है वो गैसेस एक्सचेंज कर लेता है, ऑक्सीजन बाहर से ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है। ठीक है, सो स्किन इसका करेक्ट आंसर है, स्किन डी। During estivation, frogs breathe through their skin in a process called cutaneous respiration, which allows for gas exchange directly with the environment. देखिए cutaneous respiration से दो क्वेश्चंस आए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन फ्रॉग द वेंट्रिकल्स ओपन into वेंट्रिकल हार्ट का पार्ट है, कोनस आर्टेरियोसस, साइनस वेनोसस, हिपैटिक पोर्टल वेन एंड वेना कावा। वेंट्रिकल जो है वो किस में ओपन करता है? चैट बॉक्स में आप बताइए इसका आंसर कौन सा करेक्ट है। ए कोनस आर्टेरियोसस, बी साइनस वेनोसस, सी हिपैटिक पोर्टल वेन, या डी वेना कावा। रुपिंदर ने कहा डी, ओके। अर्शदीप कौर ने कहा ए, स्माइल संधू ए, ओके। अस्मिता ने भी कहा ए। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। ओके, देखिए वेना केवा जो होता है वो क्या होता है, सारी बॉडी से जो पतली पतली आर्टरी वेन्स आती है ना, हार्ट में एंटर करने पर ये सारी वेन्स जो होती है ना वो जुड़ जाती हैं, वो जुड़कर एक मोटी वेन बना लेती है, काफी थिक वेन होती है ना। और बॉडी के जो ऊपर पार्ट से जो वेना कावा आती है उसको हम बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, और बॉडी के जो नीचे से आती है उसको हम बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। तो वेना कावा तो वेन से रिलेटेड है, ये तो वेंट्रिकल की बात हो रही है ना, सो ये तो नहीं हो सकता। हिपैटिक पोर्टल वेन मैंने आपको बताया था कि पतली पतली आर्टरीज जो डाइजेस्टिव ऑर्गन से निकलकर जो है लिवर में जब एंटर कर जाती हैं तो वो वेन कहलाती हैं हिपैटिक पोर्टल वेन, है ना। सो ये तो बिल्कुल हार्ट से रिलेटेड भी नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल इनकरेक्ट है। साइनस वेनोसिस ये भी जो है ना वो आपका वेंट्रिकल का तो पार्ट नहीं है ना। तो कोनस आर्टेरियोसिस ये जो है बाहर निकलकर जो आर्टरी बनाती है ना, ये वो वाला पार्ट है कोनस आर्टेरियोसिस। ये फ्रॉग के केस में है जो है ना, वेंट्रिकल जब ओपन होता है तो इस पार्ट में होता है कोनस आर्टेरियोसिस। तो इसका ए ऑप्शन, बहुत लोगों ने इसका सही आंसर दिया है ना। सो दिस कोनस आर्टेरियोसिस इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। तो आप देख सकते हैं यहां पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। इन फ्रॉग द वेंट्रिकल ओपन्स इनटू द कोनस आर्टेरियोसिस व्हिच इज अ मस्कुलर ट्यूब दैट लीड टू द ट्रंकस आर्टेरियोसिस, है ना। कोनस आर्टेरियोसिस आगे जाकर किस में ओपन कर जाता है, ट्रंकस आर्टेरियोसिस, एंड देन इनटू आर्टरीज, और फिर जाकर ये खुलता है आर्टरीज में। जबकि वहां से वेंट्रिकल से जो निकलती है एक थिक आर्टरी, उसको हम क्या बोलते हैं ह्यूमन के केस में, एओर्टा। जबकि यहां पर आप देखिए कोनस आर्टेरियोसिस या फिर ट्रंकस आर्टेरियोसिस, और फिर जो है वो आर्टरी निकल रही। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसीलिए इस पे क्वेश्चन भी पूछा है ना। सो दिस स्ट्रक्चर हेल्प रेगुलेट द ब्लड फ्लो एंड प्रेशर इन द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग। ये प्रेशर बनाकर रखता है और सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग में भी काफी हेल्पफुल है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द रोल ऑफ क्लोएका इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इसको ध्यान से अटेंड करिए और इसके बारे में पढ़िए भी। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में अक्सर आते हैं क्लोएका के ऊपर, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक फीचर है। तो चलिए इसका देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। ए, इट इज वेयर द गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड। It is serves as the passageway for the waste removal only. It acts as a chamber for internal fertilization. It is a common exit cavity for the intestinal, urinary and genital tract. So इसका आंसर आप चैट बॉक्स में बताइए कि क्या है इसका करेक्ट आंसर। क्लोएका का जो है रोल ऑफ क्लोएका इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग, क्या है इसका रोल?
एक्चुअली जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं ना, तो ये ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं क्लोइका, इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही पाया जाता है, मैं हिंट दे रहा हूं आपको, है ना। सो किसी ने कहा है डी ऑप्शन, ओके, अर्शदीप कौर ने कहा है डी ऑप्शन। और कोई बताएगा? चलिए मैं इसको आपको डिस्कस करता हूं आपके लिए। इट इज वेयर द गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड, है ना। गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, गैमेट तो प्रोड्यूस होते हैं आर्टरीज, मेल के केस में टेस्टीज, टेस्टीज जो है वो मेल के केस में, और ओवरी फीमेल के केस में, वहां पर जो है वो गैमेट प्रोड्यूस होते हैं। यहां से निकलने का काम होता है इनका, है ना, बॉडी से बाहर निकलने का काम जो होता है वो इनसे होता है। तो ये वाला ऑप्शन तो गलत है। इट सर्व्स एज अ पैसेज ऑफ वेस्ट रिमूवल ओनली। ये कह रहे हैं कि इस पैसेज से सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, नहीं, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी पार्ट है भाई। तो रिप्रोडक्शन से निकलने वाले, मतलब उस प्रोसेस में बनने वाले जो गैमेट्स होते हैं वो भी यहीं से निकलते हैं। सो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। इट एक्ट एज ए चैम्बर फॉर इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि फ्रॉग के केस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो होता ही नहीं है ना। सो ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। अब क्लोइका जो ओपनिंग होती है ना, चाहे वो मेल में हो या फीमेल में, ये एग्जिट कैविटी है, ये एग्जिट ओपनिंग है। किसके लिए? इंटेस्टाइनल वेस्ट, यानी कि इंटेस्टाइनल से जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल्स होते हैं ना, वो सब इससे निकलते हैं। इंटेस्टाइनल वेस्ट, है ना, ये सब इससे निकलते हैं। और यूरिनरी, है ना, यूरिनरी जो वेस्ट होता है वो भी जो होता है वो इसी से निकलता है। यूरिन का जो वेस्ट मटेरियल है ना, यूरिनरी वेस्ट मटेरियल, वो भी लिक्विड वेस्ट सब्सटेंस नाइट्रोजनस, वो भी इसी से निकलता है। एंड जेनाइटल ट्रैक्ट, और इसी से जो है वो टेस्टिस से निकलने वाला स्पर्म हो, चाहे फीमेल के केस में एग जो डिस्चार्ज होते हैं वो भी क्लोइका से ही निकलते हैं। सो करेक्ट आंसर इज डी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका करेक्ट आंसर हम देख लेते हैं। डी ही इसका करेक्ट आंसर है। इट इज द कॉमन एग्जिट कैविटी फॉर द इंटेस्टाइनल, यूरिनरी एंड जेनाइटल ट्रैक्ट्स। ओके, नेक्स्ट आप इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। क्लोइका इन फ्रॉग सर्व एज अ कॉमन चैम्बर, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉमन चैम्बर वेयर द इंटेस्टाइनल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स ओपन टू द एक्सटीरियर, है ना। सो बाहर से ये एक ओपनिंग ऐसी है जो कि इंटेस्टाइनल वेस्ट मटेरियल भी बाहर निकालता है यहां से, यूरिनरी वेस्ट यानी लिक्विड वेस्ट सब्सटेंस भी, जो नाइट्रोजनस वेस्ट सब्सटेंस है वो भी यहीं से निकलता है, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट भी यहीं से ओपन होता है ना। तो आप देखिए कितनी चीजों को यहीं से निकलना हो रहा है, इसलिए इसके ऊपर क्वेश्चन है। ये बड़ा ही यूनिक फीचर है फ्रॉग का, है ना, और क्वेश्चन यूनिक फीचर के ऊपर ज्यादा इस चैप्टर से आते हैं। सो it function as a site for the elimination of waste product including feces, urine, as well as for the expulsion of gametes during the process of reproduction. In frogs, external fertilization typical occurs, but the cloaca also facilitate the transfer of sperm to the female reproductive system. तो अब ये देखिए इसमें क्या होता है कि जो फीमेल होती है ना, ये ऐसे होती है और मेल इसके ऊपर जो है इसको होल्ड कर रखता है। फीमेल जो है क्लोइका से इस तरीके से वाटर में एग रिलीज कर देती है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है और उसमें एग ऐसे पड़े रहते हैं। मेल ऊपर से फीमेल को जो है वो होल्ड किया हुआ है और वो अपने क्लोइका से फिर इसके ऊपर स्पर्म रिलीज कर देता है इसी जेल लाइक सब्सटेंस पे, ठीक है। सो देखिए यहां पर दोनों चीजों का जो है, फीमेल जो है वो एग रिलीज कर रही है और मेल जो है वो स्पर्म रिलीज कर रहा है। और वाटर में क्या हो रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। यहां पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इंटरनल नहीं हो रहा है। ये भी इसका बड़ा ही यूनिक फीचर है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What is the term used for the process of transformation from tadpole to adult frog? जो प्रोसेस होती है ट्रांसफॉर्म करने की, टैडपोल से एडल्ट फ्रॉग में बदलने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस, ए, बी माइटोसिस, सी मॉर्फिंग या डी म्यूटेशन।
चलिए आप बताइए इसमें क्या है इसका करेक्ट आंसर। अश्मिता ने कहा है ए, अर्शदीप ने भी कहा है ए। ओके, वेरी गुड। कोई और क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। इस्माइल संधू ने भी ए कहा है और अस्मिता ने मेटामॉर्फोसिस भी लिखकर भेज दिया। चलिए, वेरी गुड। मेटामॉर्फोसिस ही इसका करेक्ट आंसर है। मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया था जब हम समरी डिस्कस कर रहे थे, है ना। सो लार्वल स्टेज जो है, ये टेडपोल क्या है, इसकी लार्वल स्टेज है ना। सो यहां पर लार्वल स्टेज टेडपोल जो है वो धीरे धीरे एडल्ट फ्रॉग में बदल जाती है। टेडपोल में आप जो है वो टेल भी देखते हैं और टेल फिर जब एडल्ट में धीरे धीरे वो गायब हो जाती है। लंग्स जो है वो नहीं प्रेजेंट होते टेडपोल में, गिल्स प्रेजेंट होते हैं क्योंकि ये पूरा का पूरा वाटर में ही रहता है ना। सो इसमें गिल्स पाए जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये एडल्ट फ्रॉग में होता है गिल्स धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं और लंग्स डेवलप हो जाते हैं। सो ये जो है ना टैडपोल से एडल्ट को जब हम चेंज इस तरीके से प्रोसेस होती है तो उस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। माइटोसिस आपको पता होगा कि ये डिवीजन है ना, एम डिवीजन फेज होता है, उसका पार्ट है। मॉर्फिंग जो है वो किसी चीज को मॉर्फ करना होता है, ढकना होता है। और म्यूटेशन बिल्कुल अलग प्रोसेस है, ये जीन के ऑल्टरेशन की बात की जा रही है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए है, मेटामॉर्फोसिस। इजी क्वेश्चन है ये काफी, मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। लेकिन कई बार एग्जामिनेशन में इजी क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, है ना। सो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। Metamorphosis is the term used to describe the process of transformation from tadpole, that is the larval stages, to an adult frog. And during metamorphosis, various physiological and morphological changes occur, including the development of limbs, absorption of the tail, यानी कि tail खत्म हो जाती है, restructuring of the digestive system, इसका digestive system जो थोड़ा बदलता है ना, according to adult, ठीक है। लिम्स में भी इसमें काफी बदलाव देखे जाते हैं और ट्रांजिशन टू एयर ब्रीदिंग, है ना, एयर ब्रीदिंग यानी लंग्स का डेवलपमेंट। एंड दिस प्रोसेस अलाउज द टेडपोल टू अडेप्ट द टेरेस्ट्रियल लाइफस्टाइल, क्योंकि एडल्ट फ्रॉग जो होता है वो ज्यादातर अनुकूलित होता है लैंड पर रहने के लिए, जबकि टेडपोल जो है ज्यादा अनुकूलित है वाटर में रहने के लिए। तो उसी अकॉर्डिंग जो है उसके बॉडी में हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The spinal cord of a frog is continuous to which brain part? ब्रेन का जो स्पाइनल कॉर्ड है वो आगे चलकर किस ब्रेन के पार्ट में बदलता है? ए सेरिब्रम, बी सेरिबेलम, सी मेडुला ऑब्लोंगेटा या डी हाइपोथैलेमस। ठीक है, चलिए इसको अटेम्प्ट करिए आप और इसको बताइए यहां पर क्या है इसका करेक्ट आंसर। स्माइल संधू ने कहा है सी मेडुला ऑब्लोंगेटा, अर्शदीप ने भी ऑप्ट किया है सी। ओके, अस्मिता ने भी अमीशा ने कहा है सी, सुखमन ने भी कहा है सी। ओके, वेरी गुड। सो यही करेक्ट आंसर भी है ना। जो आपका ब्रेन होता है, आपका सेरिबेलम वाला पार्ट होता है, यहां पर सेरिब्रम का पार्ट होता है, और ये जो होता है ना, जो है यहां पर मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, नीचे पीछे की तरफ हाइंड ब्रेन जो होता है ना। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, और हाइंड ब्रेन ही नीचे जाकर किस में कंटिन्यू हो जाता है, जो है ये मेडुला ऑब्लोंगेटा ही आगे जाके स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर है स्पाइनल कॉर्ड। So medulla oblongata C is the correct answer. और spinal cord of a frog is a continuation of the medulla oblongata, which is the lowermost part of the brainstem. ये brain stem का जो है ना सबसे आखिरी वाला हिस्सा है। और the medulla oblongata is responsible for controlling vital functions such as breathing, heart rate, blood pressure, and it controls the brain to the connect the brain to the spinal cord, allowing for the transmission of nerve signal between the brain and the rest of the body. So आप देख सकते हैं कि जो मेडुला ऑब्लोंगेटा ये ही आगे जाकर आपका जो है स्पाइनल कॉर्ड जो है वो बनाने का काम करता है। ठीक है,
और ये सारे उसके फंक्शंस लिखे हैं, है ना। ब्रीदिंग है, मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है, हार्ट बीट को करता है, ब्लड प्रेशर को करता है, ठीक है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंपेयर्ड टू दोज ऑफ ह्यूमन द इरेथ्रोसाइट इन फ्रॉग आर, है ना। ह्यूमन के अगर हम जो है कंपेयर करें इरेथ्रोसाइट से, है ना, तो फ्रॉग में हमें कैसा देखने को मिलेगा? ए विदाउट न्यूक्लियस बट विथ हीमोग्लोबिन, बी वेरी मच स्मॉलर एंड फेवर, सी न्यूक्लिएटेड एंड विथ हीमोग्लोबिन, डी न्यूक्लिएटेड एंड विदाउट हीमोग्लोबिन। सो आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एनीवन? कम अप विद द आंसर्स। किसी ने यहां पर कुछ बताया है आंसर, ठीक है। सुखमन ने बोला है सी, न्यूक्लिएटेड विथ हीमोग्लोबिन। ओके, अश्मिता ने भी कहा है, हमीशा ने भी कहा है, रुपिंदर ने भी कहा है, ठीक है, हर्षदीप ने भी। ओके, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। सो अगर हम ह्यूमन से कंपेयर करें तो इरेथ्रोसाइट जो है वो फ्रॉग की क्या होती है? ह्यूमन में तो न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता इरेथ्रोसाइट में, आरबीसी यानी उसमें कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है ना, सेंटर में कोई न्यूक्लियस नहीं है। लेकिन अगर आप फ्रॉग के केस में देखेंगे ना तो आपको न्यूक्लिएटेड मिलेगा, और इसमें जो है ना हीमोग्लोबिन भी आपको देखने को मिलेगा, है ना। सो न्यूक्लिएटेड विथ हीमोग्लोबिन, ये आपका करेक्ट आंसर। अब देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, न्यूक्लिएटेड विदाउट हीमोग्लोबिन। न्यूक्लियस है लेकिन हीमोग्लोबिन नहीं है। नहीं भाई, जो फ्रॉग का जो इरेथ्रोसाइट है उसमें भी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ह्यूमन हैव रेड ब्लड सेल्स विदाउट न्यूक्लिएटेड एंड विथ हीमोग्लोबिन। यस, ये बिल्कुल सही बात कही आपने, है ना। सुखमन ने बिल्कुल सही बात कही है कि ह्यूमन का जो रेड ब्लड सेल्स होता है वो बिना न्यूक्लियस का होता है, लेकिन हीमोग्लोबिन होता है उसमें। लेकिन फ्रॉग का जो आरबीसी होता है या इरेथ्रोसाइट्स होता है उसमें न्यूक्लियस भी होता है और हीमोग्लोबिन भी प्रेजेंट होता है। सो सी ऑप्शन ही करेक्ट है। और इसके ऑप्शंस आप देख लीजिए क्या क्या दिया है। विदाउट न्यूक्लियस तो बिल्कुल गलत है, वेरी मच स्मॉलर एंड फेवर ये भी गलत है, न्यूक्लिएटेड विदाउट हीमोग्लोबिन तो ये भी गलत है, क्योंकि हीमोग्लोबिन तो प्रेजेंट होता ही है, आरबीसी में प्रेजेंट होते हैं हीमोग्लोबिन दोनों के केस में, ठीक है।